जुर्म की दुनिया वाकई अजीब होती है। कभी कभार जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति अपने ही घर में आत्महत्या कर लेता है और आत्महत्या की वजह भी बताता है। साथ में एक सुसाइड नोट भी छोड़ के जाता है। उसमें लिखता है कि मैं इस दुनिया से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, अब मैं इस दुनिया को छोड़ रहा हूँ। एक पिताजी मेरे एकमात्र सहारा थे, जो मुझे छोड़ के वो चले गए। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरी ज़मानत करा सके, लिहाजा मैं अपनी ज़िंदगी समाप्त कर रहा हूँ और मैं इस मौत का खुद ज़िम्मेदार हूँ, कोई और नहीं है। पुलिस वाले सुसाइड नोट को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। लेने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। बॉडी पोस्टमार्टम के बाद वापस आती है। फिर वो बॉडी को रिश्तेदारों को सौंप देते हैं और रिश्तेदार उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर पुलिस इस केस को बंद करने के लिए कदम आगे बढ़ाती है। कदम जैसे ही बढ़ाती है तभी 24 घंटे बाद कुछ ऐसा पुलिस वालों के सामने आता है जो इस केस की रूपरेखा दोनों ही बदल देता है। पुलिस वाले जब इस केस की तफ्तीश करते हैं तो एक कहानी सामने आती है जिसे सुनकर पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। सुनाते हैं पूरी कहानी विस्तार से, तब तक वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश रहे हम सफ़र। साथियों, जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, यह सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल की है। बात कर रहा हूँ 29 जून 2019 की। 29 जून को एक व्यक्ति की पैरोल ख़त्म होने वाली थी और वो जेल वापस जाने वाला था, जिसका नाम था राजेश, और राजेश की उम्र लगभग 35 साल थी। वो 2014 में एक मौत के केस मतलब हत्या के केस में जेल गया था और कोर्ट ने उसे आजीवन की सज़ा सुनाई थी। वो 14 दिन की पैरोल पर घर आया था। उसके पिताजी की मौत हो जाती है, इसी वजह से उसका अंतिम संस्कार करने आया था। फिर 29 जून को उसकी पैरोल ख़त्म होने वाली थी और शाम को वो जेल लौटने वाला था। फिर अचानक से ही शाम को उसके घर से ज़ोर ज़ोर से आग की लपटें निकलने लगती हैं और जैसे ही आग की लपटें निकलती हैं, आसपास के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद आग को बुझाया जाता है, पुलिस प्रशासन को भी फ़ोन करा जाता है, लेकिन आग नहीं बुझ पाती है। पुलिस वाले जब तक आते तब तक वो व्यक्ति लगभग 80% जल चुका था। फिर भी पुलिस वालों ने औपचारिकता निभाई और उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद वो व्यक्ति ज़्यादा देर तो नहीं जी सका और 2 घंटे बाद उसकी मौत हो जाती है। पुलिस वाले उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं और जहाँ आग लगी थी वहाँ पुलिस वाले जाकर देखते हैं, छानबीन करते हैं तो पास में ही मतलब जहाँ आग लगी थी उसकी थोड़ी दूर पर एक सुसाइड नोट पुलिस वालों को मिलता है। सुसाइड नोट में लिखा होता है कि मैं अपनी मौत का जिम्मेदार खुद हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ। मेरे पिताजी एकमात्र सहारा थे जो मुझे ज़मानत दिलाते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लिहाजा मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ, इसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। पुलिस वाले उस सुसाइड नोट को अपने पास रख लेते हैं और जब बॉडी वापस आती है पोस्टमार्टम से, तब उस बॉडी को रिश्तेदारों को सौंप देते हैं। रिश्तेदार उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार उसका हो जाता है। फिर 24 घंटे बाद कुछ ऐसा पुलिस वालों के सामने आता है जो इस केस की रूपरेखा दोनों ही बदल देता है। पुलिस वालों को सामने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा होता है कि जो व्यक्ति मरने वाला था वो व्यक्ति आग लगाने या दम घुटने से उसकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मौत गला दबाने से हुई थी। पुलिस वाले जब इस बात को सुनते हैं तो पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अमूमन अगर कोई व्यक्ति मरेगा, आत्महत्या करेगा, तो वो गला क्यों दबाएगा। फिर पुलिस वाले मौके से ली गई जितने भी फ़ोटो पास मंगाते हैं और बारीकी से चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो देखते हैं कि जो व्यक्ति मरा था उसके दोनों पैर चिपके हुए थे। अमूमन जब कोई व्यक्ति फांसी लगाता है
तब वो छटपटाता है, उसके हाथ पैर अलग अलग होते हैं। फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि मरने वाला राजेश ना हो, कोई और हो। फिर पुलिस वाले इस शक को ख़त्म करने के लिए पुलिस वाले राजेश के रिश्तेदारों से संपर्क करते हैं, उनसे राजेश का नंबर लेते हैं। नंबर लगाते हैं तो नंबर स्विच ऑफ जाता है। फिर उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं, जिसमें एक नंबर पाया जाता है जो 29 जून की शाम को उस पर बात हुई थी। फिर पुलिस वाले उस नंबर का ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर किसके नाम रजिस्टर्ड है। फिर वो नंबर एक नेहाल नाम के व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड होता है। पुलिस वाले नेहाल का नंबर लगाते हैं, फिर नेहाल का नंबर भी बंद जाता है। फिर पुलिस वाले नेहाल की तलाश में जुट जाते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद नेहाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताता चला जाता है। वो बताता है कि 29 जून को राजेश नेहाल को फ़ोन करता है और बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और 29 जून को मेरी पैरोल ख़त्म होने वाली है और मैं जेल लौटने वाला हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं जेल नहीं जाऊँगा क्योंकि पिताजी अब नहीं रहे, अब मेरी ज़मानत कौन कराएगा। लिहाजा कुछ ऐसा करो जिससे कि मैं पुलिस प्रशासन की नज़रों में मरा हुआ साबित हो जाऊँ और आसानी से अपनी ज़िंदगी भी काटता रहूँ। फिर दोनों लोग, नेहाल और राजेश, ये दोनों लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक ये गांव के बाहर जाते हैं। गांव के बाहर पहुंचकर एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। वहां ये किसी व्यक्ति का इंतजार करने लगते हैं। फिर इन्हें एक व्यक्ति नज़र आता है, जो व्यक्ति राजेश के घर में पहले किराए पर रह चुका था। ये लोग उससे बातचीत करते हैं, दोस्ती करते हैं और नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं। इनकी नज़दीकियाँ उस व्यक्ति से काफ़ी बढ़ जाती हैं। फिर 29 जून की शाम को उस व्यक्ति को ये दोनों लोग घर बुलाते हैं। घर बुलाने के बाद उसे खूब ज़्यादा दारू पिलाते हैं और ख़ुद भी दारू पीते हैं। ये नेहाल और राजेश तो कम पीते हैं और जो तीसरा व्यक्ति होता है उसे ज़्यादा दारू पिलाते हैं। जब उसे काफ़ी नशा हो जाता है, नशा होने के बाद वो उठ नहीं पाता है, फिर ये दोनों लोग उसका गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद उसके पैर बांधते हैं। पैर इसलिए बांधते हैं कि अगर ये किसी तरह से अगर बच भी जाए तो ये आग से बच ना पाए, और उसे मारने के बाद उसे एक कुंडे से लटका देते हैं। लटकाने के बाद पूरे घर में ये पेट्रोल से, गाड़ी से अपनी पेट्रोल निकालते हैं और पूरे घर में छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद फिर ये दोनों लोग एक खिड़की से बाहर निकलते हैं, अंदर से सारे गेट बंद कर देते हैं, जिससे किसी को मालूम पड़े कि घर का अंदर का सदस्य मारा गया है। इसलिए ये खिड़की से निकलते हैं और बाहर से तिल्ली फेंक देते हैं। फिर पूरी फिर आग लग जाती है। फिर राजेश एक सुसाइड अपने हाथों से एक सुसाइड नोट भी लिखता है और आग लगने की थोड़ी दूर पर रख देता है ताकि वो सुसाइड नोट जल ना पाए। अगर कोई तफ्तीश करे तो वो नोट से किसी के हाथ आए, और ये दोनों लोग आग लगाकर बाहर निकल जाते हैं। नेहाल राजस्थान चला जाता है और राजेश बेंगलोर चला जाता है। फिर जाने के बाद पुलिस वाले तो नेहाल को पकड़ लेते हैं। फिर पुलिस वाले नेहाल से कहते हैं कि तुम राजेश को पकड़ने में अगर हमारी मदद कराओगे तो तुम्हारे ऊपर कम से कम चार्ज लगाए जाएंगे और तुम्हें जल्दी ज़मानत मिल सकती है। फिर एक दिन नेहाल के पास राजेश का फ़ोन आता है। राजेश नेहाल से कहता है कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, अगर कोई व्यक्ति बेंगलोर में हो तो मेरी मदद कराओ। फिर पुलिस वालों को नेहाल फ़ोन करता है। वो बताता है कि राजेश ने मुझे फ़ोन करा है और ऐसे मदद मांग रहा है। तब पुलिस वाले नेहाल के दोस्त बनकर बेंगलोर जाते हैं और एक कमरा लेते हैं और वहाँ रुक जाते हैं। तब नेहाल राजेश को फ़ोन करता है और बताता है कि वहाँ उस जगह मेरे दोस्त रह रहे हैं, वहाँ तुम चले जाओ और मैं तुम्हें ये नंबर दे रहा हूँ। पुलिस वालों का नेहाल नंबर दे देता है राजेश को, और राजेश पुलिस वालों को फ़ोन करता है और तुरंत उनके पास पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और मध्य प्रदेश लाकर दोनों को कोर्ट में पेश करते हैं, और कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों को जेल भेज देते हैं।
साथियों, पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको सजग करना था, आपको जागरूक करना था। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देशराज हमसफ़र। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।